एवरीवन, ये आपका क्लास 6 का फाइनल एग्ज़ाम सेशन एंड एग्ज़ाम का सैम्पल पेपर है 2024-25 का। साइंस का सैम्पल पेपर की आप लोगों के लिए मैं कमेंट में मैसेज कर रहे थे, तो वो भी इसके बाद नेक्स्ट अपलोड होने वाला है। और कुछ भी बचा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वैसे बैक टू बैक में जल्दी ही सारे सिलेबस आप लोगों के सिलेबस नहीं, सारे पेपर आप लोगों के अपलोड करने वाली हूँ। ये इंग्लिश का पेपर आपका सैम्पल पेपर इसका अपलोड हो चुका है, मैथ का भी हो चुका है। नहीं मिल रहा है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको लिंक दे दूंगी। फर्स्ट है आपका अपठित अवबोध। इसमें आपको एक आपको पद्यांश दिया है, अनुच्छेद, उसे पढ़ के आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं इसको। जीवन में हार जीत, हानि लाभ, यश अपयश, सफलता असफलता आदि सब कुछ मन पर निर्भर है। प्रायः देखा गया है कि अनेक व्यक्ति बूढ़े होने पर भी जवान दिखलाई देते हैं और कुछ युवा होने पर भी बूढ़े दिखने लगते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कुछ टीचर्स आपके यंग होते हैं फिर भी वो बूढ़े दिखते हैं, और कुछ टीचर्स आपके बहुत एज होती है उनकी लेकिन वो यंग दिखते हैं। तो यही बात इसमें बोली गई है। कुछ अंधाधुंध धन होने पर भी निर्धन बने रहते हैं, कुछ फटेहाल रहकर भी मस्त और सुख रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर से संतुष्ट है, उनके पास जो है ना उसमें वो खुश है। कौरव संख्या और धनबल में पांडवों से अधिक थे। जैसे कौरवों की संख्या क्या थी, पूरी 100 थी ना, और धन भी ज्यादा था उनके पास क्योंकि पूरा राजपाट था। पांडव 5 थे, राजपाट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था उनके पास, किंतु जीत पांडवों की हुई। क्यों? क्योंकि उनके पास मन की दृढ़ता थी। मन की दृढ़ता के कारण सावित्री यमराज से भिड़ गई और अपने पति को जीवन दे सकी। नचिकेता ने न केवल मृत्यु को जीत लिया बल्कि दूसरों के लिए भी अनेक वरदान प्राप्त किए। महात्मा गांधी और उनके सहयोगी केवल मन की दृढ़ता के बल पर उस अंग्रेजी साम्राज्य से लड़ गए जिसके राज्य में सूरज नहीं डूबता था। सूरज नहीं डूबता का मतलब ये होता है कि रात को भी काम कराया जाता है। सूरज तो डूबेगा लेकिन अंधेरा होने पे रात को भी लोगों से जो उन्होंने उन्होंने क्या, जितने भी मतलब पूरा भारत देश था वो ही पूरा गुलाम बना रखा था, तो सभी से काम करवाते थे। अतः जीत चाहने वालों की मन की दृढ़ता पैदा करनी होगी, मन को जीतना होगा। अगर आप लोग जीत चाहते हो तो सबसे पहले अपने मन को जीतिए। चलिए अब इसके प्रश्नोत्तर देखते हैं। जीवन में सफलता असफलता किस पर निर्भर करती है? तो पहली लाइन में यहाँ लिखा गया था, जीवन में हार जीत हानि लाभ यश अपयश सफलता असफलता आदि सब कुछ मन पर निर्भर करती है। तो हमारा यही होगा, मन पर, फर्स्ट का खा। अगला है, बूढ़े का जवान जवान का बूढ़ा दिखना निर्भर करता है। ये किस पे निर्भर करता है? मनुष्य की सोच पर, मन की भावनाओं पर, या मन की दृढ़ता पर? मन की दृढ़ता पर, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। ये देखिए, बूढ़ा अनेक व्यक्ति बूढ़े जवान दिखलाई देते, कुछ युवा दिन होने पर मन के फटे हाल, मन मुस्तिय मन की दृढ़ता के कारण, ये यहाँ पे लिखा था। अगला है हमारा, नचिकेता ने जीत लिया था किसको? देश को, पूरी मानव जाति को, मृत्यु को, अपार धन संपत्ति को। तो यहाँ पे लिखा था, हमने पढ़ा भी था, नचिकेता ने न केवल मृत्यु को जीत लिया था, केवल किसको जीता था? मृत्यु को, बल्कि कुछ वरदान भी जीते थे सभी के लिए। मन की दृढ़ता से सभी कार्य सफल होते हैं, असंभव भी संभव हो जाता है। मनुष्य मन को भी जीत लेता है। दिए गए सभी, तो दिए गए सभी, सारी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक, तो इसमें क्या हो सकता है? मन का विजयी होना, मन के हारे हार, मन के जीते जीत, मन की दृढ़ता, या मन के भाव। तो इसमें सही ऑप्शन होगा इसमें मन की दृढ़ता, क्योंकि मन की दृढ़ता के बारे में ही बात की गई है। अगला है हमारा, निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों के कितने सही जा रहे हैं और कितने प्रश्नों का उत्तर आप लोगों को आ रहा है। इतना तो आप बता ही सकते हैं, मैं आप लोगों के लिए सैम्पल पेपर बना के पूरा आपको सॉल्व करवा रही हूँ। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में इतना बोल सकते हैं ना कि हमारा इतना सही गया है, हमको इतना आता है। चलिए, और आपका ये सैम्पल पेपर है ना, ये जो उसका सिलेबस है हाफ ईयरली का, 10% आएगा या 50% आएगा, उसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। ठीक है, तो आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगला है, जीवन की मुस्कान किताब है, बहुत बड़ा वरदान किताब है, गूंगे का मुंह बनकर बोले बहरे के हैं कान किताब है, अंधे की आंखें बन जाएं ऐसी है दिनमान किताब है, हीरे मोती से भी बढ़कर बेशकीमती खान किताब है, जिनके आने से मन हर से ऐसी है मेहमान किताब है,
क्या बुरा यहाँ क्या है, अच्छा करती है पहचान किताबें, धार प्रेम की बहती इनमें, फैलाती है ज्ञान किताबें, राहों की हर मुश्किल को कर देती आसान किताबें, कभी नहीं ये बूढ़ी होती रहती सदा जवान किताबें। चलिए, किताबों के बारे में था, बहुत अच्छी पंक्तियां थी। अगला है प्रश्न उत्तर हमारे इसमें। इनमें से किताबें क्या नहीं है, जो कथन सही नहीं है। यहाँ पे नहीं है, जो कथन सही नहीं है उसे छाट कर लिखिए। जीवन की मुस्कान किताबें हैं, बिल्कुल सही बात है। अपंग की विरोधी, बहरे के कान, ये भी सही है। अंधे की आंखें, ये भी सही है। लेकिन अपंग के विरोधी की बात इसमें बिल्कुल भी नहीं की गई है काव्यांश में। कवि किताबें हीरे मोती से भी बढ़कर हैं, सही शब्द के से वाक्य पूरा कीजिए। सस्ती हैं, भाई सस्ती तो बिल्कुल नहीं है। हानिकारक है, बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है। व्यर्थ है, नहीं। बेशकीमती है, यहाँ पे बात की गई थी बेशकीमतों की। ये देखिए, हीरे मोती से भी बढ़कर बेशकीमती खान किताब है, तो हमारी यहाँ पे आएगा ऑप्शन बेशकीमती। आप यहाँ पे बेशकीमती लिखेंगे। अगला है, किताबें किसकी पहचान कराती हैं, सबकी, चोर की, अच्छे और बुरे की, केवल शत्रुओं की। तो इसमें हमें यहाँ पे बोला गया था किताबें हमेशा अच्छे और बुरे की पहचान कराती हैं। यहाँ पे था क्या बुरा यहाँ क्या अच्छा करती है पहचान किताबें, तो अच्छे और बुरे की पहचान कराती हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन ग। राहों की हर मुश्किल को किताबें कैसे आसान कर देती हैं, मुश्किलों को दूर करने का व्यवहारिक उपाय बताकर। खुद काम करके किताबें खुद काम करती हैं, बिल्कुल नहीं। खुद चलकर नहीं, उपदेश देकर नहीं। मुश्किलों को दूर करने का व्यवहारिक उपाय बताकर। कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, किताब पढ़ के हर किताब का हर में सॉल्यूशन मिलता है। किताबें सदा जवान रहती हैं, कैसे रहती हैं, क्योंकि नया नया पॉलिथीन चढ़ा के रखते हैं उस पे, सॉरी पॉलिथीन नहीं, नया नया कवर चढ़ा के रखते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कभी पुरानी नहीं होने के कारण, दी गई जानकारी हर पीढ़ी के लिए सदा नहीं होने के कारण, ठीक रख रखाव के कारण, अलमारी में बंद होने के कारण नहीं। क्योंकि जब भी किताब मैंने, जैसे मैं अभी पढ़ रही हूँ जिन किताबों को, या आप जिन किताबों को पढ़ रहे हैं, अगले साल जो नेक्स्ट या 5th क्लास में बच्चे होंगे उनके लिए भी तो नहीं होंगी। जो 1st क्लास के बच्चे 6th क्लास में आएंगे उनके लिए भी नहीं होंगी। तो इसलिए वो नए लोग हमेशा नहीं नहीं दिखती। चलिए, अब आपका आपका आ गया व्याकरण। निम्न वाक्यों में सही कारक चिन्ह भरिए। पहला है कारक चिन्ह से, मछलियां पानी तैर रही हैं। तो पर, मछलियां पानी पर तैर रही हैं, मछलियां पानी के लिए तैर रही हैं, मछलियां पानी को तैर रही हैं, नहीं, मछलियां पानी में तैर रही हैं। अंदर तैर रही है ना, तो मैं आएगा। बच्चे माँ खाना बना रहे हैं, बच्चे माँ को खाना बना रहे, नहीं। बच्चे माँ से खाना बना रहे, नहीं। बच्चे माँ ने खाना, बच्चे माँ के लिए खाना बना रहे हैं। ओके। काल के भेद हैं। काल कितने प्रकार का होता है, काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। तो इसमें हमारा ऑप्शन होगा 3। सही विकल्प चुनिए। आप लोगों ने समास पढ़े होंगे, और समास से ही प्रश्न है, माता पिता। तो सबसे आसान क्या है, जिस 2 शब्दों के बीच में छोटा सा ये जो है आप डैश देख रहे हैं, हाइफन, जो इनमें लगा रहता है, वो ज्यादातर क्या होते हैं, ज्यादातर नहीं, पूरा 100% वो द्वंद्व समास होते हैं। द्वंद्व समास जैसे जब अर्थ की दृष्टि से दोनों ही पद समान महत्व देते हैं, जैसे माता और पिता दोनों ही समान है ना, कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है। अब एक और उदाहरण देख लीजिए, जैसे दिन रात, तो दिन आएगा तो रात भी आएगी, भाई दोनों ही बिल्कुल बराबर है। राजा प्रजा, राजा के बिना प्रजा नहीं है, प्रजा के बिना राजा नहीं है। ओके। भाई बहन, अच्छा बुरा, गुरु शिष्य, छोटे बड़े, ऐसे ही बहुत सारे, पाप पुण्य, ऊंच नीच, दुख सुख, लव कुश, जितने भी ये आते हैं, ये सब हमारे द्वंद्व समास में आते हैं। सबसे अच्छा पहचानने का है बीच में जो इनके ऊपर ये डैश लगा रहता है, हाइफन आप लोग कह सकते हो। चलिए, नेक्स्ट है हमारा कमल नयनी। तो कमल नयनी कौन सा समास है, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास। तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा समास है कमल नयनी में। देखिए, अगर आप लोगों ने समास बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो समास कोई बहुत कठिन नहीं होते, बहुत सरल होते हैं। ये है बहुब्रीहि समास। अब बहुब्रीहि समास क्या होता है, जिन 2 पदों में
कोई भी पद प्रधान ना हो बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो, उसे बबरी समास कहते हैं। जैसे इसका विग्रह करते समय बाला या बाली या जिसका या जिसके शब्द में आए, जैसे कमल नयन, कमल के समान जिसके नयन, कमल कमल के समान नयन वाली, तो ये आ रहा है। अगर हम इसका विग्रह करते हैं तो ये होता है, जैसे और भी ऑप्शन देती हूँ। गिरिधर, गिरिधर का मीन्स क्या होगा, गिरी को धारण करने वाला। तीसरे की ओर इशारा कर रहा है, गिरी को धारण कौन करता है, कृष्ण। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला कौन होता है, विष्णु। चतुर्मूर्ख, चार मुखों, सॉरी चतुर्मूर्ख मुख, तो चार मुखों वाला, जैसे कौन, ब्रह्मा जी। दिगंबर, दिगंबर दिशाएं हैं अंबर, वस्त्र जिसके। पंचानन, पांच अनन वाला, जैसे कि शिव। हंसमुख, हंसता हुआ मुख जिसका। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, कौन, शिव। तो जब हम इन दो शब्द से तीसरे की ओर कोई इशारा करता है तो बोलते हैं बहुब्रीहि समास। अगर आप उसका विग्रह करेंगे तो बाला, बाली, जिसका, जिसके, ऐसे इसके पीछे आएगा। चलिए नेक्स्ट है क्रीड़ा क्षेत्र। क्रीड़ा क्षेत्र आप लोगों ने, चलिए कौन सा ऑप्शन है, आप लोग भी जल्दी से ध्यान दीजिए। खा नंबर का इसका ऑप्शन है तत्पुरुष समास। अब ये तत्पुरुष समास में क्या होता है, तत्पुरुष समास जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है। क्रीड़ा क्षेत्र, ठीक है। अब हम इसका वो करेंगे, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र, क्रीड़ा मीन्स खेलने के लिए क्षेत्र। और एग्जाम्पल दें, जैसे कि देशभक्त, देश का भक्त। तुलसीकृत, तुलसी से ग्रत। घोड़सवार, घोड़े पर सवार। दीनानाथ, दीनों का नाथ। तो ये सब आते हैं हमारे तत्पुरुष समास में। और याद रखिएगा तत्पुरुष समास का जब आप विग्रह करते हैं, जैसे मैंने अभी क्रीड़ा क्षेत्र का किया तो क्या आया, क्रीड़ा के लिए क्षेत्र। तो इसमें जो कारक चिन्ह होते हैं, मैं, पर, के लिए, ये आते हैं बीच में जब हम इनका विग्रह करते हैं। तो सबसे बड़ी पहचान हमारी यही होती है तत्पुरुष समास की। चलिए अगला है हमारा संधि से संबंधित प्रश्न। निम्नलिखित संधि विच्छेदों की संधि का सही विकल्प छांटिए। प्रति प्लस उत्तर, तो क्या होगा हमारा, प्रति, इसका ऑप्शन होगा प्रति उत्तर, तो होगा प्रति उत्तर। ये वाला प्रति उत्तर नहीं होगा, प्रत्युत्तर होगा, लेकिन इसमें मात्रा छोटी ऊ की आएगी क्योंकि यहाँ पे ये छोटा ऊ है, बड़ा ऊ नहीं। अगर बड़ा ऊ होता तो हम बड़ा ऊ करते। चलिए नेक्स्ट है, और ये कौन सी संधि है, ये है आपकी यड़ संधि। वीर उचित, तो वीरो चित होगा, तो ये ऑप्शन होगा वीरो चित। उचित नहीं होगा, दो मात्रा नहीं आएंगी, एक आएगी, तो ये वाला होगा वीरो चित। देखिए जब यहाँ पे वीर लिखा है जैसे कि, तो इधर क्या है और इधर उचित लिखा है। एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, यहाँ पे छोटा आ है, रा के साथ छोटा आ तो होता ही है, कोई भी व्यंजन के साथ स्वर होता है, आपको पता है। तो अगर बीरा होता तो बड़ा आ होता, लेकिन वीर है तो सिर्फ छोटा आ मानेंगे, ओके। तो यहाँ पे प्लस हम करेंगे। अब उधर साइड क्या है, दूसरी साइड ऊ, तो यहाँ पे हम कौन सा ऊ है, छोटा, तो छोटे ऊ के साथ क्या है, यहाँ पे आ प्लस छोटा ऊ, तो जब आ और छोटा ऊ मिलता है तो ओ की मात्रा लगती है, इसलिए यहाँ पे रा के ऊपर ये ओ की मात्रा लगेगी। आई होप आप लोग के समझ में आया हो। और ये गुण संधि होती है। और सिंपल एक ट्रिक बताएं गुण संधि की। गुण संधि में ज़्यादातर क्या, हम पूरा 100% में जो संधियाँ बनती हैं इनकी, जैसे कि नरेंद्र, तो इसमें क्या होता है, ऊपर एक मात्रा होती है, ऊपर मतलब कि एक चोटी होती है, याद रखिए। जैसे नरेंद्र, महेंद्र, गुण संधि की पहचान है एक चोटी, इस तरह से आप याद कर रख सकते हैं। सूर्योदय, ये भी गुण संधि का है। और महर्षि, सॉरी महर्षि में नहीं है, महर्षि नहीं, महोदय, ददी, महो ददी, ये आप इस तरह से देख सकते हैं। नेक्स्ट है एक एक, तो एक एक का एकाएक नहीं बनेगा, एक एक नहीं बनेगा, एक एक बनेगा। कैसे बनेगा, ये है आपकी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या होता है, तो हम इसका तोड़ के जब देखते हैं, एक एक है ना, तो इधर का पे क्या है, छोटा आ, और इधर क्या है, ए,
तो जब हम दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये ए। तो अब इधर भी एक एक, तो यहाँ पे बनेगा एक एक। ये होता है हमारी वृद्धि संधि में। और इस पे आती है दो मात्रा, मतलब कि दो चोटी। वृद्धि संधि में हमेशा सारे एग्जाम्पल में ज़्यादातर में दो मात्राएं आती हैं। जैसे एग्जाम्पल एक एक देखा आपने, थदेव देखिए, लठियत देखिए, जलोद देखिए, जलोद, ये सारे एग्जाम्पल हैं इनके। चलिए, आई होप आपको थोड़ा बहुत समझ में आया हो संधि। नहीं आया है तो बताइए, भाई स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए संधि का बना के फिर अपलोड करेंगे। दिए गए शब्दों के जो सही पर्यायवाची विकल्प नहीं है उन पर गोला लगाइए। इसमें वृक्ष के जो पर्यायवाची हैं, बिटप, बिटप होता है, द्रुम्बी होता है, अटगी, अटवी, अटवी नहीं होता है, अटवी इसमें ना है, इसमें नहीं का छाटना याद रखिए, पेड़ भी होता है। नेक्स्ट है पुष्प। पुष्प का कुसुम्बी है, प्रसून भी है, फूल भी है, महिरून नहीं होता है, ये किसी और का है। तो ये आप लोगों को पर्यायवाची याद है, अच्छी बात है, नहीं है तो कीजिए। स्त्री, नारी, महिला, वनिता, ये सही है, शशि नहीं होता है। अगला है कमल, कमल का भास्कर, कमल का भास्कर। अगला पंकज, जलज, अंबुज, इसमें से कौन सा नहीं है, भास्कर नहीं है। आंख, आंख का नयन होता है, दृग होता है, नेत्र होता है, खिच्चर नहीं होता है। अब है हमारे पाठ्य पुस्तक से प्रश्न, पौधे अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं। हरी पत्ती में उपस्थित क्लोरोफिल द्वारा सूर्य नहीं होगा, सूर्य के प्रकाश की सहायता से पौधे अपना भोजन बनाते। ये लाइन इसमें नहीं है, एक्स्ट्रा ले गई, टाइप हो गई, एक्स्ट्रा है। आप लोगों के लिए बढ़िया से टाइप करके लाती हूँ अच्छे से, जिससे आप लोगों को पूरा समझ में आए। तो अगर जब आप लोगों को समझ में आता है, देखते भी अच्छे से हैं, पेपर में हेल्प भी मिल रही है, अच्छे नंबर भी आ रहे हैं, तो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, ओके। और मुझे बताना है कि कितने प्रश्न आपके गलत हुए हैं। दूसरा प्रश्न है, हिंद महासागर में छोटा सा हिंदुस्तान पाठ के लेखक की यात्रा कब और कहाँ के लिए शुरू हुई। पाठ के लेखक की यात्रा दिल्ली से 15 जुलाई को, मुंबई से 16 जुलाई को, नॉर्वे से 17 जुलाई को मॉरिशस के लिए रवाना हुई। चेतक की वीरता में कवि क्या संदेश देना चाहते हैं। चेतक की वीरता में कवि यह संदेश देना चाहते हैं कि अपनी सूझबूझ से विकट परिस्थितियों में भी रास्ता खोज निकालना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि चेतक बहुत समझदार घोड़ा था। जब वह हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, उस वक्त वह बड़ी वीरता से मुगल सेना के चंगुल से महाराणा प्रताप को बचाकर लाया था और उनके प्राणों की रक्षा की थी। नौकरी की चाह में आए लोगों ने नौकरी पाने के लिए कौन कौन से प्रयत्न किए। नौकरी में चाह में आए लोगों ने अपने अच्छा रूप दिखाने का प्रयास किया। देर से उठने वाले प्रातःकाल उठने लगे, नौकरी की नाक में दम करने वाले नौकरों से प्यार से बोलने लगे, किताबों से घृणा करने वाले बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने का दिखावा करने लगे। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, 20 से 20 तक की यात्रा अपने शब्दों में लिखिए। नन्हे नन्हे बीज जब धरती में बोए जाते हैं तो काफी समय तक मिट्टी के नीचे अंधेरे में दबे रहते हैं। भाई जब बीज डालते हैं तो मिट्टी के नीचे दबे रहते हैं ना, एकदम से तो पौधा नहीं निकलता है। पर्याप्त वर्षा होने पर जब मिट्टी गीली हो जाती है, चाहे वर्षा हो चाहे आप पानी डालिए, ठीक है, तो बीज के अंकुरण का समय आ जाता है। बीज धरती को चीर कर अपना अंकुर बाहर निकालता है। कुछ ही दिनों में एक नन्हा सा हरा सा पौधा अपना सुंदर रूप दिखाता है। ऐसा नहीं कि पूरा बीज अंकुरित होकर बाहर आ जाता है, इसका कुछ हिस्सा जमीन में रहकर पौधे को मजबूती प्रदान करता है। यही भाग जड़ है। पौधा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। जड़ पौधे को मिट्टी से पानी व द्रव प्रदान करती है। सूरज की रोशनी में पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। वे मनुष्यों द्वारा छोड़ी गई विषाक्त वायु ग्रहण कर लेते हैं। जिन पौधों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता है, वे जल्दी ही सड़कर सूख जाते हैं। सूर्य का प्रकाश पौधों के लिए या हमारे लिए कहिए, सबके लिए बहुत जरूरी है, ओके। धीरे धीरे पौधों पर कलियां आती हैं। बड़ी होकर वे फूलों में परिवर्तित होती हैं। कली भी आती, फूल भी लगते, फिर फल भी आते। फूलों में परागकण होते हैं। मधुमक्खियां परागकणों को दूसरे फूल पर ले जाकर प्रजनन में सहायक
होती हैं। तत्पश्चात फल बनता है, इसी फल के अंदर बीज होते हैं, यही बीज धरती में जाकर पुनः अंकुरित होते हैं। यही है बीज से बीज तक की कहानी। चलिए अगला है, लेखक ने नेशनल पार्क पहुंचने पर क्या देखा। लेखक ने नेशनल पार्क पहुंचने पर देखा कि कोई 7-8 सिंह लेटे हुए सोए हुए थे। उन्हें घेर कर 10-8 मोटरें खड़ी थीं। तुर्रा यह कि सिंहों को पहचानने की कोई इच्छा ही नहीं थी कि हमें देखने को आने वाले लोग कौन हैं। लेखक वहां आधा घंटा ठहर रहा था। इस बीच एक सिंह ने उठकर जमाई ली, दूसरे ने देह को ताना, मगर हमारी ओर किसी भी सिंह ने नजर नहीं। कवि ने मातृभूमि कविता की रचना किस उद्देश्य से की है। कवि ने कविता की रचना भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ इनकी महानता एवं गौरव का गान करने के लिए की है। इसमें बताया है कि हिमालय पर्वत किस प्रकार आकाश को चूमता है, प्रतीत होता है। हिंद महासागर की लहरें भारत माँ के चरण को स्पर्श करती हैं, क्योंकि जो इंडिया का मैप है तो हिंद महासागर नीचे, तो ये पैर है ना भारत माँ के, और ऊपर हिमालय है। इसके सीने पर बहती नदियाँ गंगा यमुना और सरस्वती का संगम स्थल है, बीच में से बहती हैं, इसलिए सीने की बात की गई। ओके, कल कल करते झरने मन मोह लेते हैं, मलय पर्वतों से आती ठंडी सुगंधित हवाएं सबको राहत देती हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, पत्र है, प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है, किसके लिए, विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र। मैंने लिख रखा है आप लोगों के एग्जाम्पल के तौर पे, सेवा में प्रधानाचार्य, यहाँ पे अपना स्कूल का नाम लिखना है, विषय लिखना है, प्रमाण पत्र लेने हेतु महोदय शबने निवेदन है कि हमने यहाँ से मकान बदलकर दिलसाद गार्डन में ले लिया है, ये अपना अपना एड्रेस डालना है। वहाँ से प्रतिदिन विद्यालय समय पर पहुँचना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए अभिभावकों से निर्णय लिया है कि मैं वहीं से विद्यालय में प्रवेश लूं। इससे मेरा इस विद्यालय में आने जाने का समय एवं धन दोनों बचेंगे। अतः आपसे निवेदन है कि आप मुझसे विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र निर्विलंब प्रदान करने की कृपा करें। मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। आप धन्यवाद। आपका शिष्य, जो भी आपका नाम है वो लिखना है, अनुक्रमांक लिखना है, 6ठी C जो भी क्लास, ठीक है। अगला है और मैं, इसका और मैं क्या करना है आपको, अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर, गलत लिख गया, समझाना है। ओके, समझाना है कि जंक फूड स्वास्थ्य के लिए हेतु लाभकारी नहीं होता है। तो अनुज आपको पत्र लिखना है, और मैं है, दोनों में से कोई एक करना है। यहाँ पे अपना एड्रेस लिखना है, मकान नंबर, चंडीगढ़, दिनांक सब प्रेम, ठीक है। आशा करता हूँ कि तुम सकुशल होगे। मुझे कल ही माता जी से मालूम हुआ कि तुमने पौष्टिक भोजन खाना बिल्कुल बंद कर दिया है। सुबह शाम जंक फूड, बर्गर, नूडल्स आदि मैदे से बने पदार्थ खाना शुरू कर दिया है। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि इस भोजन से हमारे शरीर को पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन, विटामिन एवं खनिज प्राप्त नहीं होते हैं, जिसके कारण शरीर कमजोर हो जाता है और बीमारियां हमें जल्दी घेर लेती। तुम नियमित रूप से पौष्टिक आहार लिया करो, दूध, फल और सब्जियों का सेवन अधिक किया करो। शरीर को मजबूत एवं फुर्तीला बनाने हेतु व्यायाम भी जरूर किया करो। आशा करता हूँ कि तुम मेरी बातों पर ध्यान दोगे, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखोगे। घर में माताजी और पिताजी को मेरा प्रणाम कहना। ये आप लोग इस तरह से लिखेंगे। अगला है हमारा अनुच्छेद लेखन। अनुच्छेद लेखन में है चंद्रयान 3 पर आपको एक अनुच्छेद लिखना है, या फिर और में है निबंध। निबंध में आपको स्वच्छता भारत, और ऑप्शन में एक और है, जरा पहले अनुच्छेद पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद किस तरह से लिखना है आपको, इसमें एक प्रश्न है, चंद्रयान 3 पर अपना अनुच्छेद लिखिए। तो चंद्रयान 3 की चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग से, याद रखिएगा जो आप लोग यहाँ पे भाषा शैली लिखते हैं उसका विशेष याद रखिएगा कि जो अनुच्छेद है लिमिटेड 80 से 100 वर्णों के बीच में ही होता है। ज़्यादातर जितने भी आपके वर्ड आए पेपर में, और जो मेन पॉइंट है वो इंक्लूडेड हो जाने चाहिए उन पॉइंट शब्दों में। ओके, सफलतापूर्वक लैंडिंग से भारत ने विश्व में के इतिहास में नया पृष्ठ रचा है। जहां पर कोई देश पहुंचने की हिम्मत नहीं कर पाया, वहां भारत ने विजय प्राप्त की। चंद्रयान 3 का धरती से चांद तक का सफर 3,84,000 किलोमीटर में 40 दिनों का रहा। 14 जुलाई 2023 को 2:35 पर इसे आंध्र प्रदेश के हरिकोटा
स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। LVM-3M4 रॉकेट द्वारा 23 अगस्त 2023 को शाम 6:04 यह चांद की धरती पर सफलतापूर्वक उतरा। इससे चंद्रमा के साउथ पोल की जानकारी प्राप्त होगी, जो आज तक कोई देश प्राप्त नहीं कर पाया। इसका मुख्य उद्देश्य चंद्रमा पर मौजूद पानी और बर्फ की उपस्थिति, प्राकृतिक तत्व, खनिज पदार्थों की जांच पड़ताल, चंद्रमा की सतह की रचना, चंद्रमा के वायुमंडल में स्थित प्राकृतिक गैस तथा संभावित जीवन की जानकारी प्राप्त करेंगे। चंद्रयान-3 सफलतापूर्वक चांद की धरती पर उतरा। इसने विज्ञान के क्षेत्र में भारत को विश्व में अग्रणी बना दिया। इससे जो भी उपलब्धियां प्राप्त होंगी वे विश्व में सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण होंगी, लेकिन इसकी सफलता का श्रेय किसको जाएगा? भारत को। अगला है निबंध। निम्नलिखित में किसी एक पर निबंध लिखना है आपको। ये भी और में है, या तो अनुच्छेद लिखना है या निबंध लिखना है। ओके, निबंध है आपका स्वच्छ अभियान पर या फिर व्यायाम पर। तो व्यायाम में या स्वच्छता अभियान, दोनों में से एक पे लिखना है। याद रखिएगा, एक आध स्लोगन सबसे पहले आपको डालना है जिससे आपकी विषय वस्तु बहुत अच्छी लगे। हम सब ने यह ठाना है, भारत स्वच्छ बनाना है। स्वच्छता का अर्थ है, फिर उसके बाद जो हमारा टॉपिक होता है निबंध का, उसका अर्थ बताना है। स्वच्छता का अर्थ है सफाई। स्वच्छता अभियान अर्थात एक ऐसा कार्य जो विशाल स्तर पर हो। यह राष्ट्रव्यापी अभियान है। 2 अक्टूबर 2014 को महात्मा गांधी के 145वें जन्मदिन के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया है। यह पंचवर्षीय अभियान है। भारत सरकार का मानना है कि 2 अक्टूबर 2022 तक भारत का शहर गांव व स्वच्छता को अपना लेगा, पर ऐसा ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। चलिए, पर इस अभियान से काफ़ी अंतर पड़ा है। यह एक देशभक्त से प्रेरित अभियान है। देश के बूढ़े, बच्चे एवं जवान सभी को स्वच्छता हेतु प्रेरित किया जाता है। सरकार के साथ साथ कई सामाजिक संस्थाओं ने भी स्वच्छ भारत बनाने का बीड़ा उठाया। स्कूली छात्र भी इस अभियान को बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। इस मिशन को पूरा करने के लिए ग्रामीण और शहरी सभी को देश को स्वच्छ बनाने का प्रयास करना होगा। शहरों में इस हेतु अधिक कार्य किया जा रहा है, जैसे अधिक शौचालय का निर्माण, कूड़ा डालने के स्थान शहरों में खाली क्षेत्र में बनवाना। जैसे कि आजकल आपने देखा होगा जो डस्टबिन है ना, वो 2 कलर्स की चली है। ग्रीन में जो गीला कचरा है वो डालना है और ब्लू में सूखा कचरा डालना है, जैसे प्लास्टिक, पॉलिथीन वगैरह। तो ये सब हमारे इसी अभियान के तहत आए हैं। ठीक है। कूड़ों को खाद में परिवर्तित करना, कूड़ों से बिजली बनाना, नालियों को ढकना, ठोस तरल कूड़ों को अलग करना। इसके अलावा सड़कों, सार्वजनिक स्थलों व बगीचों को भी साफ रखने हेतु कार्य किया जा रहे हैं। गांव में कई अभियान चलाए जा रहे हैं ताकि लोग शौचालयों का प्रयोग करने के लिए प्रेरित हों। नदियों की स्वच्छता बनाए रखें, उन्हें कूड़ा डालकर प्रदूषित ना करें, पशुओं को सफाई में रखें आदि। उत्तर प्रदेश में तो पान, गुटखा, तंबाकू पर भी रोक लगा दी गई। ऐसा सभी राज्यों में होना चाहिए ताकि लोग इन चीज़ों को चबाकर जगह जगह गंद ना, क्योंकि जो खाने वाले वो कहीं पर भी थूक देते हैं, उससे फिर रेड पूरी जगह खराब हो जाती है। स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। यदि हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ होगा तो हमारी सोच भी स्वच्छ होगी, हम प्रसन्न रहेंगे, बीमारियों पर रोक लगेगी। हमें सरकार के कदम के साथ कदम बढ़ाना चाहिए। अपने घर, मोहल्ले, गली, शहर, राष्ट्र एवं राष्ट्र को स्वच्छ रखने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए। अगला है हमारा, ओके, अभी थोड़ा सा और है। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कई प्रकार के स्वच्छ भारत ऐप्स, रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम, लघु फिल्में आदि भी शुरू की गई ताकि लोगों को इस ओर जागरूक किया जा सके। यह आशा की जाती है कि सन 2025 तक भारत का वातावरण स्वच्छ होगा, गांव शहरों में गंदगी फैली हुई दिखाई नहीं देगी। कहा जाता है कि जहां स्वच्छता है वहां ईश्वर निवास करते हैं। आशा है कि इस कथन को सत्य करने हेतु प्रत्येक भारतीय इस अभियान को अपना पूरा सहयोग देंगे। स्वच्छ भारत स्वच्छता के क्षेत्र में पूरा विश्व में अग्रणी होगा। अगर आप लोगों को ये सब याद करना है तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फ़ोन का। स्क्रीनशॉट से आप लोग पूरा ये पढ़ सकते हैं। व्यायाम। पहला सुख निरोगी काया। पहला मैंने ये डाला है, पहला सुख निरोगी काया। इसका मतलब क्या है उक्ति का? कि स्वस्थ शरीर
मानव का सर्वोत्तम सुख है। अगर आपके शरीर में कोई रोग नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो सबसे बड़ा सुख आपके पास है। यदि हमारा शरीर और मन दोनों स्वस्थ हैं, तो संसार के सारे सुखों को भोगा जा सकता है। शारीरिक या मानसिक अस्वस्थता से हमारा जीवन अभिशाप बन जाता है। रोगी व्यक्ति दूसरों के लिए कुछ नहीं कर नहीं सकता, बल्कि अपने लिए भी बोझ बन जाता है। इसलिए सबसे कहते हैं कि शरीर स्वस्थ होना बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। स्वस्थहीन व्यक्ति प्रायः अविवेकी, विचार शून्य, मूर्ख, आलसी, हठी, क्रोधी आदि दुर्गुणों का शिकार हो जाता है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम बहुत आवश्यक होते हैं। व्यायाम से मनुष्य चुस्त दुरुस्त रहता है, जिससे जीवन में स्फूर्ति आती है। व्यायाम अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे विभिन्न प्रकार के खेल कूद, जैसे आप लोग खेल कूद करते हैं, आप लोगों के लिए यही व्यायाम है। जिम्नास्टिक होता है, योग, आसन, दौड़ना आदि। अनेक खेल ऐसे हैं जिनमें व्यायाम के साथ साथ मनोरंजन भी होता है। यह भी जरूरी है कि व्यायाम करते समय हम अपनी अवस्था और शारीरिक क्षमता पर भी पूरा ध्यान दें। ऐसा नहीं है कि किसी फोन में या टीवी में कहीं पे व्यायाम देख लिया वही शुरू कर दिया, नहीं। हम अपने शरीर के हिसाब से ही व्यायाम कर सकते हैं। जैसे हमारी उम्र क्या है, हमारा वेट क्या है, ये हमारे लिए लाभकारी है भी या नहीं। कुछ व्यायाम ऐसे होते हैं जब हम गलत व्यायाम कर लेते हैं तो उससे हम और उल्टा बीमार पड़ जाते हैं, ठीक है। इसलिए हमें व्यायाम का भी स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। व्यायाम का चुनाव सोच समझ कर करें। ऐसा व्यायाम ना करें जो हमारे शरीर हेतु उपयोगी ना हो। हर आयु वर्ग के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के व्यायाम होते हैं। व्यायाम सार्थक खुली हवा में प्रायः या शाम के समय करने चाहिए। व्यायाम करते समय वस्त्रों का चयन सही रूप से करना चाहिए। उस समय हमारा शरीर हल्का, पेट साफ होना चाहिए। खाना खाने के बाद कभी भी व्यायाम नहीं किया जाता है। आवश्यकता से अधिक व्यायाम नहीं करना चाहिए, कई बार ये मनुष्य को रोगी बना देते हैं। भोजन के पश्चात व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम सदा सही तरीके से किसी निगरानी या समझ कर करने चाहिए, क्योंकि गलत ढंग से किया गया व्यायाम लाभ की वजह हानि पहुंचाता है। संक्षेप में यही कह सकते हैं कि व्यायाम जीवन को सुखी, चुस्त दुरुस्त और निरोगी बनाने में महत्वपूर्ण होता है, भूमिका भूमिका निभाता है। इससे हमारे जीवन में विश्वास पैदा होने के साथ साथ हमारी आयु भी बढ़ती है। वर्तमान समय में लोग अपने अधिक कार्यभार के कारण अत्यधिक मानसिक असंतुलन में जीवन जीते हैं। यदि वे अपने जीवन में समय अनुसार व्यायाम को अपनाते हैं तो अवश्य ही स्वस्थ व खुश रहेंगे। चलिए, ये पेपर हमारा पूरा कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, नहीं है तो नो लिखिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट साइंस का पेपर में।